अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर की फंक्शनैलिटी बेसिकली वेरी सिमिलर है इलेक्ट्रिक मोटर की फंक्शनैलिटी से, बिकॉज जो मोटर होती है वो जनरेटर का ही एक पार्ट होती है। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली सेम चीज ही करता है जो इलेक्ट्रिक मोटर करती है, बट देयर इज जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ द कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड। जो मेन चीज है वो है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दोनों में ही एक्ट करती है, बट स्टिल ड्यू टू द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अलग तरीके से वर्क करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इलेक्ट्रिक जनरेटर देन। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर को बेसिकली अंडरस्टैंड करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या है। सो एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस which converts mechanical energy into electrical energy using the phenomena of electromagnetic induction. So जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो भी सेम चीज ही करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को लेकर इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करता है, सिमिलरली लाइक अ इलेक्ट्रिक मोटर। बट इसमें जो फिनोमिना इन्वॉल्व होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारा मतलब यहां पे ये है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी लेता है उसके थ्रू जो करंट वो जनरेट करता है वो होता है इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, और इस इंड्यूस करंट को हम एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है एसी। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, अब इसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट क्यों बोलते हैं वो जब हम ये इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस कर लेंगे तो इसका भी मैं आंसर आप लोगों को दूंगा, व्हाई वी कॉल इट एज अ ऑल्टरनेटिंग करंट। बट अभी के लिए आप यू जस्ट समझ लीजिए कि इंड्यूस करंट जो कि यहां पे प्रोड्यूस होता है वो एक काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ओके, एंड इसका जो बेसिकली इसका जो फाइंड आउट किया था वो एक फेमस साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस टेस्ला, जिन्होंने ये एसी को फाइंड आउट किया था। ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट। सो पहली चीज हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है। व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and EMF is induced in it. बेसिकली आप कभी भी एक कॉइल लोगे, उसे रोटेट करोगे उसकी एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सपोज मेरे पास एक कॉइल है लाइक दिस, जिसको मैं रोटेट कर रहा हूं लाइक दिस, इट इज रोटेटिंग, और हमारे लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। Then an EMF is induced in it. ऐसी कॉइल जो रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब 90 डिग्री का एंगल वो फॉर्म कर रही है, तो ऐसी कॉइल में हमेशा EMF इंड्यूस्ड होगा, EMF बेसिकली प्रोड्यूस्ड होगा। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दिस कॉइल। सो इसी प्रिंसिपल पे हमारी इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वर्किंग। एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। सो लेट इनिशियली कॉइल ABCD इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजिशन। ओके, हमने एक कॉइल ले ली ABCD, उसके 4 कॉर्नर्स ले लिए जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दिया इनिशियली, एंड इट इज रोटेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, जिसको हमने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कॉइल द आर्म AB मूव्स डाउन व्हाइल द आर्म CD मूव्स अप। इस चीज को इमेजिन करने के लिए मैंने एक डायग्राम ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा है।
इट इज वेरी मच सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक मोटर डायग्राम, ओके, इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सो इधर हमने एक कॉइल ली जिसके हमने 4 कॉर्नर्स ले लिए A, B, C एंड D, और इस कॉइल को हमने इसकी ये जो एक्सिस आ रही है वर्टिकल एक्सिस, इसके अलोंग मूव करा, मतलब रोटेट करना स्टार्ट करा। जब हमने इसको रोटेट किया, देन वी फाइंड आउट वी हैव प्लेस्ड 2 मैग्नेट्स ओवर हियर एंड हियर। ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड ये एक मैग्नेट का साउथ पोल है, एंड वी नो दैट यू कैन से इफ यू टेक अ मैग्नेट, अगर हम एक मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट के बाहर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस कैसे मूव करती हैं, वो हमेशा मूव करती हैं नॉर्थ टू साउथ। तो इसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया वो इस तरीके से हो गया, विच इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बट जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरीके से घूम रही है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो गई यहां पे, एज इट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री ओवर हियर। सो इस रोटेशन की वजह से क्या हुआ, इस रोटेशन की वजह से यह हुआ कि जो आर्म ए बी थी वो तो मूव हो गई डाउनवर्ड और सी डी मूव हो गई अपवर्ड्स। सो ए बी चली गई बैकवर्ड और सी डी मूव हो गई फॉरवर्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स through them changes and the current is induced in AB and CD. So अब क्या हुआ, ये जो कॉइल हमारी हॉरिजॉन्टली थी इनिशियली वो रोटेट हुई, तो रोटेट होने की वजह से ये CD वाला पोर्शन जो था, CD वाला आर्म वो आगे आ गया और AB वाला पीछे चला गया। सो ये कुछ इस तरीके से हो गई, लाइक दिस, इस तरीके से हो गई कॉइल हमारी कुछ। अब इसमें क्या हुआ कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी पूरी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग फ्लो कर रही थी, अब हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये जो हमारी कॉइल थी वो टिल्ट हो गई। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली पास कर रही थी, अब उतनी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के थ्रू पास नहीं कर रही। और अगर मैं और सिंप्लीफाई वे में बोलूं तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज हो गई, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड हुआ, और वो कौन सा करंट था, वो था हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट AC। लेट्स सी हाउ। ओके, सो बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम बेसिकली क्यों यूज करते हैं, बेसिकली वी यूज इट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, कि किस डायरेक्शन में हमारा करंट इंड्यूस्ड हुआ है। सो जो थंब होता है राइट हैंड का आपका, रिप्रेजेंट करता है द डायरेक्शन ऑफ यू कैन से मोशन और फोर्स। योर फोरफिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑफ योर राइट हैंड। सो अब हमने क्या करा, हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया, एंड देन इन AB द करंट फ्लोज फ्रॉम B to A। हमें पता चला कि AB आर्म में करंट हमारा फ्लो कैसे कर रहा है, B to A, एंड CD आर्म में हमारा करंट फ्लो कर रहा है D to C। लेट्स सी ओवर हियर इन द डायग्राम। सो अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो वी कीप आवर फोरफिंगर ओवर हियर। अब जो हमारा CD आर्म है वो आगे आ गया, सो इट इज मूविंग लाइक दिस आउटवर्ड्स टू दिस ऑफ दिस ग्रीन बोर्ड। So thumb will represent the direction of motion, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑफ मिडिल फिंगर। सो हमें पता चला कि आर्म CD में करंट कैसे मूव कर रहा है हमारा, अपवर्ड्स। इतनी बात आई समझ में। सिमिलरली हमने आर्म AB के लिए भी करा, जो मूव हुई थी डाउनवर्ड्स, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही था, इसमें फोर्स लग रही थी अंदर की तरफ, क्योंकि एज इट इज मूव डाउन, सो जो थंब था वो इनटू द ग्रीन बोर्ड हो गया यहाँ पे। सो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे हो गई, बाय दिस मिडल फिंगर, इट इज डाउनवर्ड्स। सो AB आर्म में कैसे मूव कर रहा है करंट हमारा, B to A। एज अ रिजल्ट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द होल सर्किट। इस वजह से क्या हुआ, पूरे सर्किट में ही हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, दैट इज B to B1। As the coil rotates, after half rotation, AB and CD will interchange। तो इससे क्या हुआ, अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, सो इधर हमारे पास 2 स्प्रिंग रिंग्स हैं,
B1 एंड B2। सो क्या हुआ, जैसे ही हमारा जो कॉइल थी वो हाफ रोटेशन इसने लिया, तो ये जो पॉइंट्स थे ये हमारे इंटरचेंज हो गए। पॉइंट्स कैसे इंटरचेंज हो गए? इधर आ गया हमारा A, इधर आ गया हमारा B, इधर आ गया हमारा C, इधर आ गया हमारा D। हमारे पॉइंट्स इंटरचेंज हो गए ऑफ दिस कॉइल, बट B1 एंड B2 स्प्रिंग रिंग्स आर फिक्स। सो जो करंट था और जो फिनोमिना था और जो आप कह सकते हैं एक प्रोसीजर था ऑफ जनरेशन ऑफ दिस ऑल्टरनेटिंग करंट, वो चेंज नहीं होगा। ओनली ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस कॉइल हमारे जो पॉइंट्स थे वो इंटरचेंज हो गए। अब अगर हम सेम केस इधर देखें तो जो हमारी कॉइल ए बी है वो मूव अपवर्ड्स करेगी और हमारी कॉइल सी डी मूव डाउनवर्ड्स करेगी। अर्लियर हमारी जो कॉइल ए बी थी उसमें करंट का डायरेक्शन था बी टू ए, बट अब है ए टू बी। सिमिलरली इन कॉइल सी डी, इन आर्म सी डी, उसमें क्या था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डी टू सी, अब क्या हो गया सी टू डी, जस्ट अपोजिट। बट वाई दिस अपोजिशन टेक प्लेस, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कॉइल आधी रोटेट कर दी। जस्ट द पॉइंट्स इंटरचेंज, बाकी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी हमारी। ओके, सो द पोलैरिटी ऑफ टू एंड्स ऑफ कॉइल चेंज। हमारी क्या चेंज हो गई? पोलैरिटी। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ऑफ कॉइल इन वन साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस ट्वाइस। सो अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल लूं, एक हाफ रोटेशन मैंने लिया तो हमारे पॉइंट इंटरचेंज हो गए यहां पे। अगर मैं दूसरा हाफ रोटेशन लूंगा तो इनिशियली जो हमारे पॉइंट्स थे वही वापस आ जाएंगे। एक बार वापस से इमेजिन करते हैं कि हमारे पास इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल कॉइल थी जिसका हमने पॉइंट दिए हुए थे ए बी सी डी। उस कॉइल ने हाफ रोटेशन लिया जिसकी वजह से उसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सो उस हाफ रोटेशन की वजह से हमारे जो इनिशियल पॉइंट्स थे वो आपस में चेंज हो गए, तो पॉइंट आ गए ए बी सी एंड डी। अगर मैं एक और हाफ रोटेशन लूंगा, मतलब दो हाफ रोटेशन विल मेक वन कंप्लीट साइकिल। सो अगर मैं एक और हाफ रोटेशन लूंगा तो इनिशियली जो मेरे पॉइंट्स थे वो ही आप एक्चुअल अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। सो इसका मतलब यह है कि एक कंप्लीट साइकिल में हमारे पास हमारे कितने इंटरचेंज हुए? दो बार। और हमारा जो करंट था वो कितनी बार इंड्यूस हुआ? दो बार। सो दिस इंटरचेंज ऑफ द पॉइंट्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल कॉइल इन एवरी हाफ रोटेशन is the reason for induced current. Why? Because the magnetic field changes. क्योंकि हर हाफ रोटेशन की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, दैट्स व्हाई द करंट इज इंड्यूस्ड। सो ये जो हाफ रोटेशन का फिनोमिना है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है वन आफ्टर द अदर। तो हम लोगों को पता नहीं लगता कि वो जो कॉइल है वो हाफ ही मूव हो रही है एट अ टाइम। जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑन करते हो सो इट विल मूव इन अ वेरी कंटिन्यूअस मैनर। ओके, तो वो जो प्रोसेस है वो इतने फास्ट होता है कि हमको देखने का टाइम नहीं मिलता कि उसमें कि वो रोटेशन हाफ हो रही है। बट ड्यू टू द स्पीड और यू कैन से जनरेशन और मूवमेंट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड्स ओवर हियर, ओके, एंड द जनरेशन ऑफ इंड्यूस करंट, वो मोशन इतना फास्ट होता है दैट इट विल मूव कंटिन्यूअसली और हमको लगता है दैट इट इज मूविंग in one direction continuously without having any gap। और जो करंट हमारा यहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है वो बेसिकली हर हाफ रोटेशन में इंड्यूस हो रहा है। सो दैट्स व्हाई वी नेम दैट करंट एज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग क्यों? ऑल्टर मीन्स कि वो अभी कुछ है फिर कुछ है, अभी कुछ है फिर कुछ है। सो जो करंट है वो कंटिन्यूसली ऑल्टर हो रहा है, वो फिक्स नहीं है, अभी हाफ में कुछ है अगले हाफ में कुछ और है। सो दैट्स व्हाई द करंट जो यहां पे हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो दिस इज द होल फंक्शनैलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम बात करने जा रहे हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में।
सो जो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली हमारे घरों में होता है, हमारे डोमेस्टिक होम्स के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि एक मीटर कनेक्टेड होता है जिसके थ्रू पूरे आपके अपार्टमेंट में या आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है, दैट वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the power supply to the houses are given through overhead electric poles. So जो हमारे आसपास हमारे नियर बाय प्लेसेस में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोल स्टैब्लिश करती है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जिसकी भी इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हैं अपने घरों में. सो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक पोल, एक नहीं मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स हर एरिया में स्टैब्लिश करती है, जिसके थ्रू दे सेटअप अ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन. ओके, जिसको हम जनरली बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर. दे आर स्मॉल ट्रांसफार्मर ओवर देयर. ओके, सो उन ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एनरूट करता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. सो विच हैविंग द एल्यूमिनियम वायर और अंडरग्राउंड केबल्स. या तो आप उनमें एल्यूमिनियम्स की वायर लगी होती हैं या फिर उनमें अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचा पाते हैं. वन वायर ऑफ द सप्लाई इज कॉल्ड लाइव वायर. सो बेसिकली अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड ओपन करके देखा हो अपने घर का, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू कि आप ऐसा करो, बट अगर आपने जनरली कभी देखा हो तो उसमें 3 वायर होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है, एक ब्लैक होती है. सो उसी में से जो रेड वायर होती है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर. इन सभी की अपनी अपनी एक यूटिलिटी है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि क्या है, बट अभी के लिए यू जस्ट गेट टू नो कि जो रेड वन होती है दैट इज द लाइव वायर विच इज यूजुअली रेड इन कलर. उस पर एक रेड इंसुलेशन कवर होता है. अनदर वायर इज द ब्लैक इंसुलेटेड वायर, और ब्लैक कवर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर. सो रेड वन होती है हमारी लाइव वायर, ब्लैक वन होती है हमारी न्यूट्रल वायर. सो अगर आप उन वायर्स को अंदर से देखोगे, दे आर मेड अप ऑफ सम कॉपर और एल्यूमिनियम. ओके, अंदर से देखने में बट आपको फर्क पता नहीं चलेगा, बट इफ यू सी द कोटिंग, ओवर कोटिंग ऑफ दैट वायर कि उस पर कौन से कलर की कोटिंग हुई हुई है, देन यू कैन फाइंड आउट कि कौन सी लाइव है और कौन सी न्यूट्रल है. सो रेड वन इज द लाइव वायर एंड द ब्लैक वन इज द न्यूट्रल वायर. सिमिलरली एक तीसरी वायर भी होती है जिसकी कोटिंग होती है ग्रीन कलर की, दैट वी विल कॉल इट एज अ अर्थिंग वायर. ओके, सो दीज वायर पास इनटू द इलेक्ट्रिक मीटर. जो ट्रांसफार्मर से 3 वायर्स हमारे घर तक आ रही होती हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू पास होके आपके घरों में आती हैं. तभी हमारे घरों में जो बेसिकली बिल जनरेट करती है कंपनी, जो भी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी हमें, वो बेसिकली उस अमाउंट ऑफ यू कैन से अ यूनिट, उतनी यूनिट को मेजर कर लेते हैं कि कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम करी. क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे पास ऑन करती है, वो पास ऑन करती है थ्रू द इलेक्ट्रिक मीटर. ओके, एंड द मेन फ्यूज एट द मीटर बोर्ड ऑफ द हाउस. द मेन फ्यूज इज जॉइंड इन सीरीज विद द लाइव वायर. सो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में होती है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओवर हियर. ओके, सो जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सर्किट. ओके, वो बेसिकली 3 वायर्स के थ्रू आती है, अर्थ वायर, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर. सो पहले जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है तो वो बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू पास करती है. ओके, और जो ये मीटर होता है ये बेसिकली कनेक्टेड होता है एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, और आप कह सकते हो फ्यूज से. यू कैन नेम इट एज फ्यूज ऑल्सो. फ्यूज तब जाके ये हमारे जितने भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं, जिनको भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है और जो भी हमारे सप्लाई लाइन में कनेक्टेड है, उनके थ्रू एनरूट कर पाती है. सो जो हमारी जो मेन फ्यूज होता है वो ज्वाइंट होता है सीरीज में लाइव वायर के साथ. ओके, लेट्स सी वायर. ओके, सो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी हैव अनदर वायर, अर्थ वायर, विच इज ग्रीन इन कलर. ओके,
It is usually connected to a metal plate deep inside the earth near the house. अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो आपने फाइंड किया होगा कि आपके घरों में बेसिकली एक कनेक्शन ऐसा होता है जो कि अर्थ में जा रहा होता है. अर्थ में क्यों जा रहा होता है? उसका रीजन बेसिकली ये है बिकॉज दिस ग्रीन वायर जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर प्लेज अ वेरी मेजर रोल ओवर हियर. ओके, और वो रोल क्या है? बेसिकली इट बेसिकली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक शॉक. जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं वो मेटल अप्लायंसेस होते हैं या फिर किसी और कॉम्बिनेशन ऑफ अलॉय और मेटल्स के बने होते हैं, वो बेसिकली करंट कैरी करते हैं. सो कभी कभी देयर इज अ लीकेज ऑफ करंट एंड अगर वो लीकेज ऑफ करंट होगा तो हम सबको शॉक लग सकता है. एंड दिस अर्थ वायर बेसिकली हेल्प अस टू सेव फ्रॉम दैट शॉक. इट बेसिकली प्रिवेंट दैट शॉक. वो उस शॉक से हमें बचाती है ये अर्थ वायर. तो क्या होता है, लेट सपोज हमारे पास एक अप्लायंस है जिसमें करंट लीकेज हो रहा है. ओके, देयर इज अ मेटल अप्लायंस. अगर हम उस अप्लायंस को टच करेंगे तो जो करंट होता है, करंट की एक टेंडेंसी होती है कि वो बेसिकली अर्थ में मूव करना चाहता है किसी भी सोर्स के थ्रू. अगर आपने देखा होगा कभी कभी हम बात करते हैं कि जैसे कि बिजली जब कड़कती है ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, सो कभी कभी हम बोलते हैं कि वहां पे एकदम से बिजली गिर गई. सो जो लाइट होती है वो बेसिकली इतनी एनर्जी उसमें होती है कि इट हैव टू मूव समथिंग विच कैन एब्जॉर्ब दैट एनर्जी. और ग्राउंड इज द मेन प्लेस फ्रॉम विच कैन एब्जॉर्ब दैट काइंड ऑफ अ हाई एनर्जी. ओके, सो जो ग्राउंड के चार्जेस होते हैं, जो बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कंसिस्ट ऑफ चार्जेस. एंड जो हमारा ग्राउंड होता है उसका भी एक अपना एक चार्ज होता है. सो जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है वो बेसिकली ग्राउंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो जब भी आप किसी भी ऐसे अप्लायंस के कांटेक्ट में आते हैं जो कि मेटेलिक बॉडी का है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी लीकेज है, सो जो इलेक्ट्रिसिटी की टेंडेंसी क्या है कि वो ग्राउंड में मूव करना चाहती है. सो इट विल फॉलो यू एज अ पाथ. सो वो हमारे थ्रू होते हुए ग्राउंड में जाती है. सो दैट्स व्हाई वी एक्सपीरियंस अ शॉक. बट इन दैट केस अगर हमारे पास एक अर्थिंग की वायर है जो ऑलरेडी ग्राउंड में कनेक्टेड है, तो जो करंट होता है वो अर्थिंग की वायर की वजह से डायरेक्टली ग्राउंड में फ्लो कर जाता है विदाउट टेंडिंग अस टू एक्सपीरियंस द शॉक. वो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है दैट मेटेलिक बॉडी विच इज कनेक्टेड टू अर्थ वायर is provided a low resistance conducting path for the current. So जो ग्रीन वायर होती है, अर्थिंग वायर, ये बेसिकली एक ऐसा पाथ प्रोवाइड करती है करंट को, लीकेज करंट को, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम होता है. जस्ट एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड, लो रेजिस्टेंस. सो जो लो रेजिस्टेंस है, जो करंट होता है, वो करंट लेट्स सपोज एक जगह है जहां पे बहुत ओपन स्पेस है, आप उस जगह में इजीली मूव कर सकते हो, या फिर एक ऐसा स्पेस है जिसमें बहुत कंजस्टेड और क्राउडेड है जिसमें कि आपको मूव करने में थोड़ी दिक्कत होगी. यू ऑब्वियसली प्रिफर द पाथ विच इज इजी फॉर यू टू मूव. सो जो क्या होता है कि ग्रीन वायर, अर्थिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत 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 ज्यादा कम होता है कि जब भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लीकेज ऑफ करंट होता है किसी भी अप्लायंस में, सो इट ऑलवेज फॉलो द पाथ विच हैज लो रेजिस्टेंस. जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को उतना ब्लॉक करेगा. सो ड्यू टू दिस लो रेजिस्टेंस, जो मेजॉरिटी ऑफ करंट होता है जिसकी वजह से हमें शॉक लगता, वो इजिली ग्राउंड में मूव कर जाता है थ्रू दिस अर्थिंग वायर एंड वी डोंट एक्सपीरियंस अ शॉक. ओके, in each separate circuit different device can be connected across the live and the neutral wire. So जितने भी हमारे appliances हैं, जितने भी हमारे appliance circuitry के थ्रू connected हैं, whether it's your washing machine, your television, your refrigerator, उसमें जो main functionality की दो wires होती हैं, वो एक होती है live wire, एक होती है neutral wire, जो बेसिकली अप्लायंस को रन करती है. थर्ड वायर जो होती है विच इज ग्रीन इन कलर, दैट इज द अर्थिंग वायर, वो बेसिकली होती है हमें एक अनएक्सपेक्टेड शॉक से बचाने के लिए ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ करंट. ओके, सो लेट्स सी दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ओवर हियर.
अगर आप यहाँ पे डायग्राम एग्जैक्टली देखोगे तो मैंने जैसे कि अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 3 वायर होती हैं जिसके थ्रू हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, दैट इज अर्थिंग, लाइव एंड न्यूट्रल। सो जो मेजर रोल हमारे सर्किटरी में जो वायर प्ले करती है वो कौन सी होती है? वो होती है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अर्थिंग वायर का पर्पस ये है कि वो हमको एक अनएक्सपेक्टेड शॉक से बचाती है कि जो शॉक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ करंट। सो अगर आप डायग्राम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो अर्थिंग वायर है ये बेसिकली हमारी सर्किटरी से होके नहीं जा रही है, ये अलग से ही एक वायर कनेक्टेड है टू द स्विच बोर्ड जो कि अर्थ से कनेक्टेड है। ओके, सो समवॉट एंड दिस हियर इज द अर्थ, कि ये अर्थ में जा रही है थ्रू दिस स्विच बोर्ड। सो ये जो अर्थिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, सो दैट कि अगर कभी अनएक्सपेक्टेड करंट लीकेज होगा ड्यू टू देयर इज अ लीकेज ऑफ करंट, सो जो करंट होगा वो ये पाथ फॉलो करेगा टू गेट इनसाइड द अर्थ। ओके, एंड द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज, जो कि हमें हमारे समय सप्लाई करता है इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड मीटर, और हाउस होल्ड मीटर कनेक्टेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स और आप कह सकते हैं फ्यूज से। फ्यूज की भी अपनी एक यूटिलिटी है कि दैट कभी कभी अगर आपने देखा होगा ड्यू टू ओवरलोडिंग, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम किसी सप्लाई कर दें आपके घरों में तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है कि जितने भी अप्लायंसेस होंगे वो हमारे खराब हो जाएंगे ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मान लो किसी को 12 एम्पियर का करंट चाहिए, उसको आप दे रहे हो 50 एम्पियर का करंट, ऑब्वियस सी बात है कि ड्यू टू द हाई वोल्टेज और हाई सप्लाई ऑफ करंट वो अप्लायंस हमारा बेसिकली खराब हो जाएगा। सो टू प्रिवेंट दैट, prevent our appliances from getting damaged due to the overloading, okay, हमारे यहाँ पे फ्यूज कनेक्टेड होता है कि अगर लेट सपोज फ्यूज में एक वायर होती है विच इज ऑफ वेरी यू कैन से लो रेजिस्टेंस। ओके, सो जैसे ही उसमें करंट फ्लो करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ हीट, वो सर्किटरी यहाँ से मेल्ट हो जाती है और वो फ्यूज ब्रेक हो जाता है जिससे हमारा करंट यहीं पर रुक जाता है and it won't be supplied to other appliances or other switch boards of our house. So ये जो fuse होता है it supplies current to other appliances which are connected to our household. Okay, so this is the complete functionality of domestic electric circuit. I hope it is clear to everyone. So now we'll talk about overloading. ओवरलोडिंग भी बेसिकली एक फैक्टर है हमारे डोमेस्टिक सर्किटरी का ही, डोमेस्टिक पावर सप्लाई सर्किट का, दैट बेसिकली ड्यू टू सडन हाई सप्लाई ऑफ वोल्टेज की वजह से जो सडन हाई अमाउंट ऑफ करंट हमारे इलेक्ट्रिक जो हमारे हाउसेस में सप्लाई हो जाता है कभी कभार ड्यू टू सडन एक्सीडेंट्स, उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। वापस करेंगे इसको। सो अब हम बात करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में। सो ओवरलोडिंग में बेसिकली एक वन ऑफ द फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का टू आवर हाउस होल्ड्स। कभी कभार क्या होता है ड्यू टू सडन हाइक इन वोल्टेज एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जनरेट हो जाता है, और ड्यू टू द कनेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद आवर हाउस होल्ड मीटर वो करंट हमें सप्लाई हो जाता है हमारे हाउस होल्ड में। सो इस ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सप्लाई हो जाए हमारे हाउस होल्ड में तो हमारे हाउस अप्लायंसेस और सर्किटरी को डैमेज होने का खतरा रहता है। उसकी वजह से बेसिकली देयर इज अ यू कैन से डेंजर ऑफ डैमेजिंग द अप्लायंसेस एंड द सर्किटरी ऑफ आवर हाउस। सो इस ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज अ फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, सो लेट्स सी दैट how. We know that the electric fuse in a circuit prevents damage to the appliance and the circuit due to overloading. इलेक्ट्रिक फ्यूज एक बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इस ओवरलोडिंग से आपके हाउस होल्ड अप्लायंसेस और सर्किटरी को सेव करता है। अगर आपने कभी देखा होगा तो आपका जो स्विच बोर्ड होता है, मेन स्विच बोर्ड ऑफ हाउस, उसमें एक ऐसा प्लग लगा होता है ऑफ दिस काइंड। इस प्लग को हम बोलते हैं फ्यूज। दिस इज द फ्यूज।
तो क्या होता है जब भी एक सडन हाई अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई होता है, सो ये जो फ्यूज है ये बेसिकली जो पावर सप्लाई लाइन है उसको ब्रेक कर देता है बीच में। क्यों, कैसे कि ये जो फ्यूज होता है बेसिकली बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस वाली वायर से, लो रेजिस्टेंस वाली कंडक्टिंग वायर से बना होता है। सो जैसे ही एक हाई अमाउंट ऑफ करंट उसके थ्रू फ्लो करता है, ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ करंट, वो उसमें से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जैसे ही पास करता है ड्यू टू लो रेजिस्टेंस, वो वायर मेल्ट हो जाती है और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है यहां से, और जो हमारे पावर सप्लाई लाइन है वो बीच में से इंटरप्ट हो जाती है और हमारे जो हाउस होल्ड अप्लायंसेस हैं या सर्किटरी है उस तक पावर पहुंच ही नहीं पाती, सो दैट दे विल गेट सेफ फ्रॉम द डैमेज। अगर हम यहां पे डायग्राम्स देखें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस डायग्राम में, पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज होता है जिसके थ्रू हमारे में हाउस होल्ड मीटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही हमारा फ्यूज कनेक्टेड होता है जो बेसिकली हमारे अप्लायंसेस को सेव करता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरलोडिंग। ओके, सो इस ओवरलोडिंग के लिए अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ओवरलोडिंग होती है, उससे फ्यूज हमारे अप्लायंसेस को सेव कर लेता है, बट इस ओवरलोडिंग का रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस ओवरलोडिंग? देयर आर कपल ऑफ रीजंस ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के काफी रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक पहला रीजन है दैट व्हेन सो इस ओवरलोडिंग का रीजन क्या होता है? ओके, सो लेट्स डिस्कस द रीजन ऑफ ओवरलोडिंग। इस ओवरलोडिंग के काफी रीजंस हो सकते हैं, जो मेन रीजंस है आई एम लिस्टिंग ओवर हियर। ओके, पहला रीजन है व्हेन द लाइव and neutral wire came in direct contact with each other। जब हमारी लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं तब हम बेसिकली ओवरलोडिंग हो जाती है। क्यों? बिकॉज when it happens then the resistance of circuitry becomes very low and current will increase abruptly। ये तो पहला रीजन हो गया। सेकंड रीजन है ड्यू टू हाई सप्लाई ऑफ पावर, कि मान लीजिए अगर पीछे से ही पावर हाई सप्लाई हो रही है तो उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाती है। और तीसरा रीजन है ड्यू टू कनेक्टिंग so many appliances
appliances into single circuit. So these are the three common reasons. पहला रीजन है हमारा कि जब हमारी लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है. ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किटरी विल बिकम वेरी लो. तो रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है एंड वी एक्सपीरियंस द ओवरलोडिंग फैक्टर ओवर देयर. सेकेंड रीजन है ड्यू टू हाई सप्लाई ऑफ पावर. अगर मान लीजिए पीछे से ही ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे हाउस होल्ड मीटर में एक हाई सप्लाई ऑफ करंट आ रहा है, सो दैट्स अनदर रीजन. एंड द थर्ड एंड द लास्ट रीजन इज ड्यू टू कनेक्टिंग सो मेनी अप्लायंसेस इन अ सिंगल सर्किट. अगर आप बहुत सारे अप्लायंसेस को एक ही सर्किट में कनेक्ट कर दोगे, so you will experience a overloading over there. Okay, so this is about the overloading part.